बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दस्तखत तो हो गए एमओयू के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के भी हो गए और ईरानी सदर के भी हो गए। और दस्तखत जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किए वो तस्वीर भी आ गई है। इतना कोई डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ईरान ने इस लड़ाई को ना सिर्फ मैदान में जीता बल्कि टेबल के ऊपर भी ईरान ने इस लड़ाई को जीता है। अमेरिका को दो चीज़ें हासिल हुई। नंबर एक, कि ईरान एटमी धमाका नहीं कर पाएगा, तो वो तो ईरान के पास पहले ही फतवा था कि वो एटमी धमाका नहीं करेंगे आयतुल्ला अली खामनाई की सूरत में। नंबर दो, जो चीज़ अमेरिका ने हासिल की वो ये कि आबना हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स गुजर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि दुनिया में तेल की किल्लत हो रही थी और 4 हफ्तों के बाद किसी के पास तेल ना होता अगर ये मुआहदा हम ना करते तो। कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, हम तो जनाब पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास ले आओ अपने टैंकर्स और ले जाओ तेल भर के। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत बताई कि ईरान ने इस हद तक मजबूर कर दिया था अपने हुर्मुज़ को बंद करने के बाद कि दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो रही थी। तो आपने हुर्मुज़ खुल गई, वो तो जंग से पहले भी खुली हुई थी। लेकिन जो आपने हुर्मुज़ खुली है, ये वाली जो एक शिक है, आपने शिक नंबर 5 से लेकर शिक नंबर 8 तक अगर आप पढ़ें, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के भी सुनाई है, तो वो ये वाजे करती हैं कि ईरान ने काफ़ी हद तक अमेरिका को मजबूर कर दिया था इस मुआहदे पर आने के लिए। और यहां ईरान को ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, अमेरिका को बहुत कम कुछ मिल रहा है। यानी वो एटमी धमाका जो ईरान ने करना ही नहीं था, उसी की गारंटी दे के ईरान ने अमेरिका पे एहसान चढ़ा दिया। जबकि आबना हुर्मुज़ जो पहले से खुली हुई थी उसको अब कंडीशनल खोला जा रहा है, यानी उसमें ईरान और ओमान का एक किरदार रहेगा और वो यहां से पैसा भी बनाएंगे। तो कितनी बड़ी तब्दीली आ गई। और अमेरिकन को मिला क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा ईरानियों को 300 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज अनाउंस किया गया। इस मुआहदे में फंड कायम किया जाएगा, 300 अरब डॉलर का होगा, इमदाद होगी, कर्जा वर्दा नहीं कह रहे उसको। इसके अलावा 100 से 120 अरब डॉलर्स ईरानियों के अपने पिछली कई दहाइयों से फ्रीज करके रखे हुए हैं दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में। अब देखें ना, पहले डॉलर की उतनी कीमत नहीं थी, आज डॉलर की कीमत देखें कहां से कहां पहुंच गई है। तो जब ये फ्रीज हुए थे तब शायद इतना बड़ा एसेट नहीं था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा एसेट है। 100 से 120 अरब डॉलर ईरानियों के अपने भी निकल आए। तो नवाज शरीफ के मुंह से आप अक्सर ये बात सुनते रहे हैं, बार बार मियां साहब सारी जिंदगी इस बात का वावेला करते रहे कि मुझे क्लिंटन ने फोन किया और मुझे कहा कि तुम एटमी धमाके ना करो तो मैं तुम्हें 5 अरब डॉलर देता हूं। 5 अरब डॉलर, यानी इतने सस्ते लोग हैं ये कि इन्होंने अपनी कीमत भी कितनी कम बताई। कौम पे एहसान चढ़ाने के चक्कर में 5 अरब डॉलर मियां नवाज शरीफ साहब सारी जिंदगी कौम को गिनवाते रहे कि मुझे बिल क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश कर रहा था कि एटमी धमाके ना करो, हम तुम लोगों को 5 अरब डॉलर देते हैं। उधर ईरान ने एटमी धमाके करने भी नहीं थे बकौल उनके, और वो ना करने के उन्होंने जो पैसे ले लिए 120 अरब डॉलर अपना छुड़वा लिया और 300 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज भी उन्होंने अपना मंजूर करवा लिया। फिर पाबंदियां भी उन्होंने अपने ऊपर खत्म करवा ली और खित्ते में अपनी बालादस्ती भी उन्होंने साबित कर दी कि इस रीजन में कोई मुल्क कम से कम ईरान के साथ जंग नहीं कर सकता, उसके मिसाइलों के आगे ठहर नहीं सकता। बेशक उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने दुनिया को लड़ाई का एक नया तरीका सिखाया कि आप ड्रोन्स को और मिसाइलों को एक साथ फायर करें, पहले ड्रोन्स भेजें फिर मिसाइल भेजें और फिजा के अंदर अपनी बालादस्ती कायम करें और फिर जहां चाहें आप अटैक करें। उन्होंने एक नई तरह का, उन्होंने इसके ऊपर हम एक अलग वीलॉग करेंगे कि ईरान ने नई तरह की लड़ाई या जंगी हिकमत अमली कैसे मुतारफ करवाई और किस तरीके से उसने अमेरिका को और इसराइल को परेशान किया इस लड़ाई में, और पूरी दुनिया इस लड़ाई से बाहर अपने आप को रखने पर मजबूर क्यों हुई, उन्हें किस बात का डर था। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। अरब ममालिक के साथ क्या हुआ, उनकी ख्वाहिश क्या थी, एक पूरा वीलॉग इसके ऊपर हमें करना चाहिए, हम इसके ऊपर करेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। तो नवाज शरीफ साहब 5 अरब डॉलर को रोते रहे, उधर ईरान ने लगभग 425 अरब डॉलर का जो है वो मामला कर दिया और उन्होंने एटमी धमाका करना भी नहीं था बकौल उनके। फील्ड मार्शल के बारे में ये कहा था फैसल वावडा ने कि जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उन्होंने इसको खुद टाइप किया है, ये जो मुआहदा है या एमओयू है, फील्ड मार्शल ने खुद इसको लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप जो साइन कर रहे थे वो फारसी में था। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि फील्ड मार्शल को फारसी आती है या उन्होंने फारसी में इसका तर्जुमा करवाया होगा। सवाल है, दिमाग में आ सकता है। लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान में इस चीज को ऐसे उठाया जा रहा है कि जैसे बस 1 घंटे के बाद
ईरान ने तबाह बर्बाद हो जाना था, हर चीज़ ख़त्म हो जानी थी, कोई एटमी हमला होने वाला था, कोई बहुत बड़ी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी, सारी दुनिया के ममालिक अपने बम और जंगी जहाज़ लेकर तैयार बैठे हुए थे और हर तरफ से अटैक हो जाना था। तो अब इसको इस तरह का रंग दिया जा रहा है पाकिस्तान में टाउटों की जानिब से कि जनाब फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया को बचा लिया, वो पहले पाकिस्तान को तो बचा लें। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। पिछले सारे रिकॉर्ड दहशतगर्दी के पाकिस्तान में टूट रहे हैं और दुनिया को बचाने चले हैं। दुनिया के अंदर सालसी करनी है, कश्मीरियों से बातचीत हो नहीं पा रही। दुनिया के अंदर सालसी करनी है, 3 साल से कौम का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ है, उसके साथ बातचीत करने की कैपेसिटी है नहीं, उसका सामना कर नहीं पा रहे। दुनिया के जनाब हमने मुज़ाकरात करवाने। अच्छा, अब तकरीब के बारे में कहते हैं जी अभी भी तकरीब होगी, कुछ लोग कहते हैं होगी, कुछ कहते हैं नहीं होगी। वैसे जो समझदार लोग हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि जनाब आप ये प्रोग्राम अब कैंसिल कर दें, फ़ायदा कोई नहीं है। और ईरानियों से बहुत नाराज़ भी हुए पाकिस्तानी हुक्मरान के, जनाब देखें ये तो दस्तखत हो गए, ईरान ने भी कर दिए, ये दस्तखत डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिए, बीच में रह गया शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ ने दस्तखत करके अपना फ़ोटो जारी कर दिया। अब ज़रा ये 2 तस्वीरें आप देखें, एक में ये ईरानी सदर आपको नज़र आ रहे हैं और एक तस्वीर में आपको शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं। ज़रा पहले आप ईरानी सदर की तस्वीर देखें, ये इनके हाथ में डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर इन्होंने दस्तखत किए ईरानी कौम को दिखाने के लिए। इनके चेहरे पे बिल्कुल किसी किस्म की मुस्कुराहट नहीं है, ये इंतहाई संजीदा और ऐसा लगता है कि जैसे एक जंग लड़ा हुआ आदमी है। इनके बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और बड़ी शानदार जंग लड़ी है। ये लोग जंग जीतने के दावेदार हैं, इसके बावजूद इनके चेहरे पे आप संजीदगी देखें। इस फतह को वो उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो याद कर रहे हैं उनका एक सुप्रीम लीडर जो है वो कत्ल कर दिया गया, इस सारी लड़ाई में उन्हें शहीद किया गया, बहुत सारी बच्चियां शहीद की गई, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, लेकिन जंग जीतने के बावजूद उनके चेहरे के ऊपर आप संजीदगी का आलम देखें। एक तरफ पाकिस्तान है जिसने कुछ भी नहीं जीता और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को देखेंगे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा होता है। यानी ये बहुत खुश है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ऐसी कोई फोटो जारी भी नहीं की। अब तकरीब के हवाले से पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो घुंघरू बांध लिए बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो दरबारी हैं उन्होंने, और उन्होंने घुंघरू बांध के अभी रक्स शुरू ही किया था कि पता चला कि ट्वीट एडिट हो गया। अब वो बेचारे परेशान हो गए कि जनाब ट्वीट तो एडिट हो गया, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने एडिट शुदा ट्वीट के ऊपर हल्की हल्की आंच पे भंगड़ा डालना दोबारा शुरू किया, तो पता चला ट्वीट डिलीट हो गई, फिर ट्वीट दोबारा हो गई। तो अब बेचारे आहिस्ता आहिस्ता नाचते भी हैं, तबला भी बजाते हैं, लेकिन साथ साथ मुड़ मुड़ के ट्वीट को भी देखते हैं कि पता नहीं ट्वीट है या डिलीट हो गई। देखिए मामला ये है कि जब आप कमांडिंग पोजीशन में होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मईशत मजबूत हो, आप बहुत ताकतवर मुल्क हों, आपकी बात दुनिया में सुनी जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान ने इसमें किरदार ज़रूर अदा किया, लेकिन ये किरदार पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी और पे भरोसा नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई वफादार साबित हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। ट्रंप को लगता था कि ये लोग मेरे साथ मुकम्मल वफादारी करेंगे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और जाली हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं। लिहाजा ट्रंप ने इनकी ड्यूटी लगाई और इन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। अब उस ड्यूटी के बदले में ये चाहते हैं कि इन्हें बहुत सारी पजीराई मिल जाए, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जो अच्छा काम इन्होंने किया है, तो नियतों के तो अल्लाह ताला ही जानता है कि किसकी क्या नीयत है, लेकिन मैं ये जानता हूं और ये सारी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलाने के लिए ही ये लोग मैदान में उतरे थे, और असल में जिन्होंने कारनामा दिखाया वो कतरी हैं, जिनका बहुत तजर्बा है। पाकिस्तान ने इस काम को शुरू जरूर किया था, लेकिन पाकिस्तान इसे समेट नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का टके का तजर्बा नहीं है मुज़ाकरात का। अगर इनको मुज़ाकरात करने आते होते, बातचीत करनी आती होती, तो इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ अपने मामला हल कर लेते। बातचीत और मुज़ाकरात करने आते होते तो बांग्लादेश ज़रूर टूट जाता। बातचीत और मुज़ाकरात करने आते तो बलोच पहाड़ों पर बैठे हुए होते। बातचीत और मुज़ाकरात करने आते होते तो आज दुनिया भर के अंदर ऐसे लोग ज़रूर बैठे होते जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं। इनका बातचीत करने का कोई तजर्बा ही नहीं, इनको समझ ही नहीं है, तो ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल आदमी को इन्होंने जेल में डाला हुआ है और बातचीत करने में ये उसके साथ भी मुकम्मल तौर पे नाकाम है।
ये नहीं कर सकते। बहरहाल अब कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जनाब आधे घंटे में ये होने वाला था, 1 घंटे में वो होने वाला था, तो जनाब इस तरह करके बचा दिया और ऐसे करके कर दिया। लेकिन ट्रंप बहुत समझदार आदमी है, वो जिसको भी मिलेगा तारीफ ही करेगा। अभी फील्ड मार्शल से या शहबाज शरीफ से उसकी जब भी मुलाकात होगी वो कहेगा जी बहुत कमाल लोग हैं, इन जैसा बंदा ही कोई नहीं है, मेरा फेवरेट है ये फील्ड मार्शल, मेरा पसंदीदा है ये वजीर आजम। वो बहुत तारीफें करेगा। उसने भी मोदी की भी की है, फिर उसने मैक्रोन की भी की है, मैक्रोन की वाइफ की भी की है। वो दुनिया भर में जहाँ भी जाता है, अरब हुक्मरान हो या कोई भी हो, अफ्रीकी हो, इवन वो तो प्यूटन की बहुत तारीफ करता है। हालांकि अमेरिकन प्यूटन से नफरत करते हैं। अमेरिकन जो हैं वो बहुत नफरत करते हैं रूस से, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे अरसे तक ये पढ़ाया गया, तो वो तो उसकी भी तारीफ कर देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं है, वो तो इनकी तारीफ करेगा ही। लेकिन अभी आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ों का हमें अंदाज़ा हो जाएगा, खास तौर पे ये जो तकरीब होनी है या नहीं होनी। अब तकरीब रह क्या गई पीछे, यानी असल काम जो होना था वो तो हो गया। तो कौम के पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ से बंदे भेजे हुए हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, कोई सहाफ़ी है, कोई है, कोई कौन है, वो सारे वहाँ पे पहुँचाए हुए हैं स्विट्ज़रलैंड में, वो उधर फिर रहे हैं सरकारी खर्च के ऊपर। तो बजाय कि इतना पैसा कौम का दोबारा खर्च किया जाए और इतनी बड़ी कवरेज की जाए, फिर उसकी तशहीर की जाए, ज़रा पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें और पाकिस्तान के मामलात को देखें, जहाँ पे लेवियाँ लगा लगा के आपने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन देखें ना, हमारे यहाँ पे कोई मीडिया इसके ऊपर आवाज़ ही नहीं उठाता। मीडिया बहुत बुरी तरह कंप्रोमाइज़ हुआ है। ISPR का जनरल आसिफ गफूर था, उसका कुत्ता मर गया। पाकिस्तान के मीडिया पे खबर चल रही है कि जनाब जनरल आसिफ गफूर का कुत्ता मर गया। उधर कबायली इलाकों में ड्रोन हमला होता है, खवातीन और बच्चे शहीद हो जाते हैं, तो मीडिया उसकी खबर नहीं देता। 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक में जो कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान का मीडिया उसकी खबर नहीं देता। कश्मीर के अंदर जो रोज़ाना की बुनियाद पे गोलियां चलाई जा रही हैं, लोग शहीद भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं, पाकिस्तान का मीडिया उसकी खबर नहीं देता। बलूचिस्तान के अंदर जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जाता है, गुमशुदा किया जाता है, पाकिस्तान का मीडिया उसकी खबर नहीं देता। मारंग बलोच के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है उसकी खबर नहीं देता। आलमी सतह पे हादी अली चट्टा और ईमान मजारी को रिकग्नाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान का मीडिया उसकी खबर नहीं देता। पाकिस्तान का मीडिया खबर देता है कि जर्नैल का कुत्ता मर गया। यह है पाकिस्तान के मीडिया की कुल औकात। ये औकात आप सबने याद रखनी है। और मीडिया जब भी कभी सक्का सवित्रा बन के आपके सामने आए तो आपने उसको ये औकात याद भी दिलानी है कि जनाब आपने हमारे साथ ये किया था। शुक्र है सोशल मीडिया है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता था। इमरान खान के केसेस भी रिपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान की मीडिया वाले। इन्हें जनाब पाकिस्तानियों से ज्यादा जर्नैलों के कुत्ते अजीज हैं पाकिस्तान की मीडिया को। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि पिछले वीलॉग में मैंने आपको इसकी तफसीलात बताई थी कुछ। तो एक तो ये है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने, फैमिली और ज़ाती मुआलिज की रसाई में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इमरान खान की जानिब से वकालतनामा जमा कराने की हदायत जारी कर दी। साथ ही केस जल्द मुकर्रर करने की अजीज भंडारी की इस्तदा भी ऑर्डर में लिख दी कि ठीक है हम जल्दी केस आपका सुन लेते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि अगर आप जल्दी केस लगवाना चाहते हैं तो जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, क्योंकि यह बेंच आइंदा हफ्ते दस्तयाब नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब को भी नोटिस जारी किया गया, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब को भी नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और ये जो केस है इसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर अली जफर थे, अजीज भंडारी साहब थे और दीगर वकला वहां पे मौजूद थे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस पर काम किया। अब नाजरीन, मामला आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो गई है। सलमान सफदर साहब आते हैं अदालत में, तो जज साहब कहते हैं जी मेन केस के ऊपर आ जाए। वो कहते हैं जी मुझे तो मेरे क्लाइंट ने कहा ही नहीं इसके ऊपर दलाल देने के लिए। क्लाइंट से मुलाकात करवाएंगे, जेल में आप भिजवाएंगे, बुशरा बीबी से मिलूंगा, इमरान खान से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा तो आके उनका केस लड़ूंगा ना। मैं ऐसे कैसे केस लड़ लूँ आके? बात तो उनकी ठीक है। अब मुलाकात ये लोग करवाते नहीं वकला की। मुलाकात करवाएंगे तो इमरान खान इंस्ट्रक्शन देगा, वो चीज़ें बाहर आएंगी, लिहाजा वो मुलाकात करवाने से डरते हैं। निज़ाम जो है वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा पा रहा। उन्हें इस बात का खौफ है कि इमरान खान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक मरतबा फिर जेल से बैठकर तनकीद का निशाना बनाएंगे और फील्ड मार्शल एक मरतबा फिर तनकीद के एक गर्दाब में फंस जाएंगे।
लिहाजा फील्ड मार्शल को सेव करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए कैदी नंबर 804 की मुलाकातें बंद करवाई हुई हैं। बहरहाल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हदायत की गई कि 7 रोज में अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएं। इमरान खान मुलाकात का ऑर्डर करने की बैरिस्टर सलमान सफदर की इस्तदा पर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। दूसरी एक और चीज है कि वो सुहेल अफरीदी का भी केस चल रहा था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बेंच ही टूट गया। उन्होंने कही जाके उस बेंच में लगाओ जहां पे पहले लगा हुआ है। यानी वो जो एक दबाव डाला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि जनाब हमने बजट पास नहीं करना अगर आपने इमरान खान से हमारी मुलाकात ना करवाई तो, या हम थोड़े अरसे के लिए बजट पास करेंगे। तो इस पे जनाब अब खैबर पख्तूनख्वा का ये वाला जोर भी काम ना किया। देखिए जोर एक ही होता है, वो अवाम का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो ताकत है वो अवाम के पास है। आप अगर अवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते तो आप जो मर्जी पैंतरा चला लें, आप एस्टेब्लिशमेंट को रोक नहीं पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये मौका था, खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उनके पास मौका था कि वो नौजवानों को इकट्ठा करते, मोबिलाइज करते, चैनलाइज करते और एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों पे लेकर आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो बजट के मामलात के ऊपर कोशिश करते रहते हैं बेचारे, लेकिन उनकी बात बनती नहीं है। तो अदालत में भी ये प्रेशर काम नहीं आया, अदालत का बेंच टूट गया। उन्होंने कहा जाएं दूसरे बेंच में जाके वहां पे करें। वो मामला भी अब लंबा लटक गया। तो सुहेल अफरीदी की मुलाकात इमरान खान साहब से कैसे होगी? ऐसे तो नहीं होगी। सुहेल अफरीदी ने अपने मुंह से कहा था कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, और उंगली टेढ़ी सुहेल अफरीदी साहब से होती नहीं है। नाज़रीन, बिलावल ने एक बहुत अच्छी बात की है। देखें 10 दिन हो गए हैं आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा है, आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल चल रही है, पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है, हालात हुकूमत के कंट्रोल में वहां पे नहीं है। जगह जगह पे लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों में रैलियां निकलती रहती हैं, और कश्मीरी जो हैं वो अपने हक के लिए खड़े हैं। बिलावल ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं चाहूंगा जहां पे अच्छी बात हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिलावल ने कहा जी कि मुहाजिर नशिस्तें जो हैं इनको मखसूस नशिस्तों में बदल दिया जाए। कोई भी सूबा होगा उसकी आधी सीटें आप दूसरे सूबे में रख लें तो दूसरा सूबा तो एतराज करेगा ही ना। मिसाल के तौर पे पंजाब की आधी सीटें अगर आप सिंध में रख दें तो पंजाब वाले मेरे इत्तेहादी खुश तो नहीं होंगे, ये बिलावल ने कहा। तो ये एक अच्छी तजवीज़ है कि इनको मखसूस नशिस्तें बना दिया जाए। मिसाल के तौर पे आज़ाद कश्मीर में फ़र्ज़ करें आप 30 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है, 30-32 सीटों पे इलेक्शन होता है, तो जो ये 30-32 सीटें जीते उनको मुतनासिब नुमाइंदगी दे दी जाए और उनको मिला जुला कर जो है वो मखसूस नशिस्तों की सूरत में जो ये मुहाजिरीन वाली सीटें वो दे दी जाएं, बांट दी जाएं, 12 कर लें, 10 कर लें, जैसे भी कर लें, तो इनकी नुमाइंदगी भी हो जाएगी और आज़ाद कश्मीर का मैंडेट भी मुतासिर नहीं होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। यानी फैसला आज़ाद कश्मीर के लोग करेंगे अपने मुस्तकबिल का, और मुहाजिरीन की मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी उन लोगों को जो वहां से इलेक्शन जीत कर आएंगे। ये एक अच्छी ऑप्शन है जो बिलावल ने दी है, एक बीच का रास्ता भी हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसके ऊपर क्या कहती है, क्योंकि वो ज्यादा इस मसले को जानते हैं। जब वो इस पर मौक़िफ़ देंगे तो वो आपके सामने मैं रखूंगा। एक और चीज है, लेवी पे बिलावल ने आवाज उठाई कि जब सैलाब आया था हमारे दौरे हुकूमत में, 2010 में सैलाब आया था, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो 2010 में वाकई एक बड़ा खौफनाक सैलाब आया था पाकिस्तान में। तो उस वक्त उन्होंने पेट्रोल पे लेवी लगाई थी ताकि सूबों को फायदा हो, लेकिन बिलावल कहता है सूबों को कुछ भी नहीं मिला लेवी से, और अब लेवी कहां से कहां पहुंच गई है और ये लेवी खत्म भी नहीं हुई। तो बिलावल साहब अभी कुछ अर्सा पहले आप ही की जमात ने सपोर्ट किया इस हुकूमत को, इस हवाले से इनको कानूनी रास्ता बनाकर दिया कि वो जितनी चाहें लेवी लगाएं, आप इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। आज हुकूमत अगर मनमानी लेवी लगा रही है, आज हुकूमत अगर जैसा दिल करता है वैसी लेवी लगा देती है पाकिस्तानी कौम के ऊपर, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बराबर का किरदार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वो कानूनी रास्ता फराहम किया, मदद की असेंबली के अंदर PMLN की, ताकि वो अवाम के ऊपर जालिमाना लेवी लगाएं। तो ये ना एक बड़ा जबरदस्त इन्होंने एक पैंतरा बना लिया। बिलावल आहिस्ता आहिस्ता ये शो करते हैं कि जैसे वो अपोजिशन है, लेकिन एक्चुअली बिलावल हुकूमत है। बिलावल हुकूमत में बैठा हुआ है, हुकूमती बेंचों से इसका ताल्लुक है, सिर्फ इसने वजारत नहीं ली है। बाकी बिलावल जरदारी या आसिफ जरदारी ये हुकूमत का हिस्सा है। अगर PMLN की हुकूमत नकली है तो उसी नकली हुकूमत के वोटों से आसिफ जरदारी पाकिस्तान का सदर बना है, तो वो भी नकली है। उसी हुकूमत के वोटों से यूसुफ रजा गिलानी को बनाया गया है और बाकी लोग भी बनाए गए हैं, वो सारे भी फिर नकली हैं। तो पीपल्स पार्टी इससे बच नहीं सकती। वो फॉर्म 47 की पैदावार है पीपल्स पार्टी भी,
और पीपल्स पार्टी इन तमाम जराइम के अंदर बराबर की हिस्सेदार है। अभी आप देखेंगे पीपल्स पार्टी ये बजट भी पास करवाएगी, क्योंकि जैसा उन्हें एस्टेब्लिशमेंट कहती है या जर्नैल उन्हें पैगाम देते हैं वो एग्जैक्टली वही काम करते हैं। नादरीन, कुछ और खबरें थी मेरे पास, लेकिन अभी क्योंकि वक्त की किल्लत है, काफ़ी टाइम हो गया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।